हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हमने आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत स्थापत्य कला के बारे में बात की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे चैत्य एवं विहार के बारे में। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे मठ, मॉनेस्ट्री या विहार क्या होते हैं। दरअसल मठ या मॉनेस्ट्री पुरुषों या स्त्रियों अथवा भिक्षुओं का एक ऐसा समूह होता है जिन्होंने धार्मिक आस्था के प्रति समर्पण दिखाते हुए समाज से पृथक रहकर जीवन जीने का निर्णय लिया है। वस्तुतः बौद्ध धर्म में भिक्षु या मॉन्क शब्द ग्रीक भाषा के मोनोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अकेला। बौद्ध धर्म पहला भारतीय धर्म है जो बृहद स्तर पर मठों एवं अन्य धार्मिक स्थापत्यों के लिए जाना जाता है, जैसे स्तूप, चैत्य, विहार। जैसा कि स्तूप के विषय में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा कर ली है, अब हम बात करेंगे चैत्य एवं विहारों के विषय में। विहार विहार के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य का एक रूप है। वस्तुतः वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु अपनी यात्रा के दौरान पहाड़ी ठिकानों पर रुकते थे। पहाड़ों के इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आश्रय स्थल के रूप में किया जाने लगा। कालांतर में यही निवास स्थल या विहार बौद्ध मठों एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इस प्रकार विहार बौद्ध भिक्षुओं के आश्रय हेतु निर्मित शैलकृत आवासीय कक्ष होते थे, जिनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान किया गया था। इन आश्रय स्थलों के आसपास बौद्ध भिक्षुओं को पूजा, प्रार्थना, उपदेश, ध्यान एवं बैठक के लिए एक विशेष संरचना की आवश्यकता महसूस हुई। इसी को ध्यान में रखकर पहाड़ों को काटकर हॉल बनाए गए, जिन्हें चैत्य गृह कहा गया। ये अधिकांशतः विहारों के समीप ही निर्मित किए गए। इन्हें गुफा मंदिर के नाम से भी जाने जाने लगा। निर्माण की विधि के आधार पर चैत्य गृह दो प्रकार के होते हैं। पहला है संरचनात्मक चैत्य और दूसरा है शैलकृत चैत्य। दरअसल जो चैत्य ईंट पत्थरों की सहायता से खुले स्थान पर बनाए जाने लगे, उन्हें संरचनात्मक चैत्य कहा गया, जबकि पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य गृह शैलकृत कहलाएं। इन शैलकृत चैत्य गृहों को अधिक महत्व प्राप्त है। चलिए अब चैत्य गृहों की संरचना के विषय में जान लेते हैं। चैत्य गृहों की छत का आकार घोड़े की नाल के समान या ढोलकाकार होता है। इसमें एक मुख्य हॉल होता है जहां बैठकर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रवचन, बैठक या ध्यान लगाया जाता है। यह चैत्य का मुख्य भाग होता है, जिसे मध्य वीथि भी कहते हैं। मुख्य हॉल के दोनों ओर पहाड़ी को काटकर स्तंभों की पंक्तियां बनाई जाती हैं, जो दोनों ओर समान संख्या में होते हैं। स्तंभों की पंक्तियों के बगल में दो गलियारे होते हैं, जिन्हें पार्श्व वीथियां कहा जाता है। ये पार्श्व वीथियां प्रदक्षिणा पथ का कार्य करती हैं। प्रत्येक चैत्य के हॉल में प्रतीकात्मक रूप में एक छोटा सा स्तूप निर्मित होता है, जो चैत्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना चैत्य पूर्ण नहीं हो सकता। मुख्य हॉल एवं दोनों पार्श्व वीथियों के बाहरी हिस्से पर तीन प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें तोरण कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने चैत्य एवं विहारों की संरचना को देखा। अब हम चैत्य एवं विहारों के विकास की क्या प्रक्रिया रही, इसको भी समझ लेते हैं। भव्य एवं आकर्षक गुफा स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वस्तुतः मौर्य काल में अशोक के द्वारा आजीविकों को गया के समीप बराबर की पहाड़ी पर दो गुफाओं को दान में दिया गया था, जो समतल आयताकार बाह्य कक्ष के समान थीं। इनके एक ओर घोड़े की नाल के समान दीवार पर एक भीतरी कक्ष था। स्पष्ट तौर पर ये गुफाएं धार्मिक सभा स्थलों के स्थापत्य के रूप में थीं। बराबर के निकट नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं के प्रयोग हेतु निर्मित कराया गया था। ये गुफाएं किसी भी तरह की सजावट से युक्त नहीं हैं। कालांतर में ऐसी ही अन्य गुफाओं में सजावट नक्काशी का प्रयोग होने लगा। आगे चलकर मौर्योत्तर काल में चैत्य गृहों या गुफा मंदिरों तथा विहारों का निर्माण भारत के अनेक भागों में किया गया।
परंतु दक्कन के क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य एवं उसके बाद के राजवंशों के काल में सबसे अधिक गुफा मंदिरों एवं विहारों का निर्माण करवाया गया। दरअसल दक्कन भारत में सबसे अधिक चैत्य एवं विहारों के निर्माण का एक भौगोलिक कारण यह भी है कि यहाँ की चट्टानें मुलायम प्रकृति की हैं, जिससे इन्हें काटना, खोदना एवं घिसना अपेक्षाकृत आसान था। शैलकृत चैत्य गृहों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हीनयान परंपरा से संबंधित चैत्य गृह, दूसरा है महायान परंपरा से संबंधित चैत्य गृह। प्रारंभिक समय में चैत्य गृह हीनयानी परंपरा के अनुसार बनाए गए। इनका निर्माण काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी सदी तक माना जाता है। हीनयानी चैत्य गृहों में भगवान बुद्ध के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। हीनयानी चैत्य गृहों के विकास क्रम इस प्रकार हैं: भाजा, पीतलखोरा, कोंडाना, अजंता की गुफा संख्या 9, 10, पांडवलेनी, विदिशा, कार्ले एवं कन्हेरी की गुफाएं। महायान परंपरा से संबंधित चैत्य गृहों का निर्माण प्रवर्ती काल में ही शुरू हो गया था। इनका निर्माण काल प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक माना जाता है। महायानी चैत्य गृहों में भगवान बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया गया है। इन चैत्य गृहों का विकास क्रम इस प्रकार है: भट्टीप्रोलु, गोली, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, अजंता की गुफा संख्या 19 एवं 26 तथा एलोरा। अब कुछ प्रमुख चैत्य गृहों एवं विहारों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे भाजा का चैत्य। महाराष्ट्र के भोर घाट में पुणे के निकट स्थित भाजा का चैत्य ठोस चट्टानों को काटकर बनाया गया एक अर्धवृत्ताकार विशाल कक्ष है, जिसकी दीवारों के समीप सादे अष्टभुजी स्तंभों की पंक्तियां हैं। विशाल कक्ष के सिरे पर एक छोटा सा स्तूप है, जिसके सामने मुख्य वीथी एवं दोनों ओर पार्श्व वीथियां हैं। इस गुफा के अलावा यहाँ एक अन्य गुफा भी है, जो बौद्ध भिक्षुओं का सभागृह एवं निवास स्थल था। इस प्रकार यहाँ चैत्य एवं विहार दोनों देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहले हमने जिक्र किया है कि भाजा का चैत्य हीनयानी बौद्ध परंपरा से संबंधित भी है। अब हम बात करेंगे कार्ले के चैत्य के बारे में। इन प्रारंभिक रूपों से गुफा मंदिर के आकार एवं वैभव में वृद्धि होती गई। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कार्ले का चैत्य है, जो महाराष्ट्र के भोरघाट में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध कला का केंद्र है। इसका निर्माण लगभग ईस्वी सन के प्रारंभ में करवाया गया था। यह चट्टान को 120 फीट गहरा काटकर बनवाया गया है। इसके स्तंभों को अलंकृत किया गया है एवं प्रत्येक स्तंभ एक सीढ़ीदार चबूतरे पर स्थित है। प्रत्येक स्तंभ में छत को संभालने के लिए सवारों से युक्त घोड़ों एवं हाथियों का एक समूह, स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियां एवं ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। विशाल कक्ष के सिरे पर बना हुआ चैत्य अन्य गुफाओं की तुलना में बहुत बड़ा है। इस कारण इसे महाचैत्य भी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार 2 मंजिला है। अब हम बात करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। चैत्य गृहों से संबंधित चट्टानों को काटकर बनाए गए मठ या विहार भी कालांतर में आकार एवं वैभव में विकसित हुए। मठ में अपने निवासियों के लिए जगह अपर्याप्त होने पर उनके निकट ही दूसरी गुफाएं निर्मित की जाने लगीं। इस प्रकार गुफाओं के निर्माण में वृद्धि हुई। इस गुफा समूह में सबसे अधिक प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण काल मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तक माना जाता है, अर्थात प्रारंभ की गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं, जबकि बाद में निर्मित गुफाएं 7वीं शताब्दी तक ही हैं। यहाँ के उत्खनन से 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 एवं 29 चैत्य गृह हैं। शेष गुफाएं विहार हैं। उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं सुंदर चित्रकारी से अलंकृत अजंता की ये गुफाएं भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण कलात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अब हम बात करेंगे एलोरा के बारे में। इनसे भी अधिक प्रभावपूर्ण औरंगाबाद के निकट अजंता से लगभग 30 मील दूर एलोरा की गुफा मंदिर हैं। यहाँ 5वीं से 8वीं शताब्दी तक बनाई गई गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश गुफाएं हिंदुओं की हैं।
जो कि गुफा संख्या 13 से 29 तक हैं। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों एवं 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं हैं। इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय किया गया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे कन्हेरी की गुफाओं के बारे में। कन्हेरी गुफाओं का निर्माण काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक माना जाता है, जो मुंबई के निकट स्थित है। यहाँ हीनयान बौद्ध शाखा से संबंधित चैत्य गृह हैं। इसकी बाहरी दीवारों पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं, जो संभवतः महायान संप्रदाय के प्रभाव को दर्शाती हैं। यहाँ पर एक चट्टान को काटकर 109 गुफाओं को बनाया गया है, जिनमें से गुफा संख्या 3 एक चैत्य गृह है और 34 स्तंभ एवं एक बड़ा हॉल है। यहाँ भगवान की 2 बड़ी मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चैत्य एवं विहार भारतीय स्थापत्य कला का अतुलनीय गौरव है। तो दोस्तों, हमने आज के सेशन में चैत्य एवं विहारों के विषय में जाना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।